गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, राइट? तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब हो जाती है? व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड एंड व्हेन द पार्टीज इंटेंड टू डू सो। इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज का, और इंटेंशन ऑफ द पार्टीज डिटरमाइंड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, circumstances of the case and conduct of parties। ठीक है, लेकिन जहां पर भी इंटेंशन नहीं दिख रहा है, from these terms of contract, conduct of parties and circumstances of the case, then following rules will be applicable to determine when ownership is transferred। तो in case of specific goods, तीन सिचुएशन डिलीवरेबल स्टेट में है, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट एंड डिलीवरेबल स्टेट बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस by which seller will determine the price। तो डिलीवरेबल स्टेट में है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे ही ट्रांसफर हो जाती है, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट में है तो डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद एंड बायर मस्ट नोटिस ऑफ इट, एंड इस केस में भी डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद एंड बायर मस्ट नोटिस ऑफ इट। In case of uncertain goods, property will be transferred when the goods are appropriated, और वो भी unconditional, और by the seller with the consent of buyer and by the buyer with the consent of seller। Consent can be taken before appropriation or after appropriation। Consent can be express or implied, right? And uncertain goods में property will be transferred if the goods are sent by the seller to the carrier without reserving right of disposal। Goods sent on approval basis में, अप्रूवल बेसिस, इसमें तीन कंडीशन है। व्हेन द बायर सिग्निफाइज हिज असेंट, उसने बता दिया है। दूसरा, व्हेन द बायर डज सम एक्ट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ओनरशिप, एंड तीसरा है व्हेन देयर इज अ फिक्स टाइम एंड फिक्स टाइम एक्सपायर्स या फिर रीजनेबल टाइम एक्सपायर्स। अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन का मतलब है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सिलेक्शन, अलग करना, और बिना किसी कंडीशन के अलग करना। चलिए, तो ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहां खत्म होता है। अब आते हैं हम सेक्शन 25 पे, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। देखो, मैंने कल बताया था आपको कि राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है कि राइट ऑफ डिस्पोजल को आप रिजर्व भी कर सकते हो और नहीं रिजर्व कर सकते हो। अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करा, दैट मीन्स ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। जो कंडीशन मेंशन्ड है वो फुलफिल हो जाए तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। एंड अगर नॉट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल है तो उस केस में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली व्हेन इट इज हैंडेड ओवर टू कैरियर। इमीडिएटली व्हेन इट इज हैंडेड ओवर टू कैरियर। डिफरेंस क्या बोल रहे हैं आप? डिफरेंस हाउ? समझ नहीं आया मुझे। अच्छा बेटा, प्रॉब्लम पूछो इसमें, इसमें प्रॉब्लम पूछो आप कि उस डिफरेंस में कौन सा पॉइंट प्रॉब्लम में, लास्ट में लेती हूँ वो भी। तो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल में देखना, where there is a contract of sale of specific goods or where the goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may by the terms of contract or appropriation reserve the right of disposal of goods until certain conditions are fulfilled। है ना, कुछ राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर सकता है सेलर। उस केस में डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ बायर और कैरियर और बेली डज नॉट पास द बायर, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी उस केस में बायर के पास जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाए। साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपने रिजर्व करा है सेलर ने राइट, तो फिर ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द सेलर हैव बीन फुलफिल्ड। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 और 3 क्या बोल रहे हैं? Where the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage by railway and the bill of landing or railway receipt as the case may be,
The goods are deliverable to the order of seller or his agent. The seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. बोल रहे हैं अगर बिल्टी अगर गुड्स भेजे जा रहे हैं थ्रू रेलवे तो बोला जाता है सेलर ने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा है, क्योंकि जब तक आप कंडीशन क्या है वहां पे, जब तक बिल्टी नहीं दिखा देगा सामने वाला तब तक गुड्स हैंडओवर नहीं करे जाएंगे. This is an implied condition in case of goods which are transferred through railway. So it is obvious there कि right of disposal is reserved by the seller. Next, when the seller of goods draws on the buyer for a price and transmits to the buyer the bill of exchange together with bill of lading, the railway receipt to secure the acceptance to payment of the bill, the buyer is bound to return the bill of lading or receipt if he does not honor the bill of exchange, and if he wrongfully retains the bill of lading, the property in good does not pass. ये बोल रहे हैं अगर मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के साथ आपने बिल ऑफ एक्सचेंज भिजवाया है, सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज भिजवाया है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस पे करो. तो अगर आपने बिल्टी के थ्रू गुड्स रख लिए और पेमेंट नहीं करा तो इट डजंट मीन कि आप ओनर बन गए हो. आप मतलब बायर ने बिल्टी दिखा करके गुड्स तो रख लिए बट प्राइस का पेमेंट नहीं करा, स्टिल ही इज नॉट द ओनर, बिकॉज वहां पर एक कंडीशन अटैच थी कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑनर कीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज को पे करिए. अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट नहीं करा है डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने गुड्स ले लिए हो, पोजेशन रख लिया हो, स्टिल सेलर विल बी द ओनर. तो ये होता है राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करना. सेल और एग्रीमेंट टू सेल के लास्ट 2 पॉइंट है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर. अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो फिर ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होता है. देखो अगर मैंने आपको गुड्स बेच दिए और आप प्राइस पे करते बट उससे पहले आप इंसॉल्वेंट हो गए हो तो उस केस में ये सबसे बड़ी बीमारी होती है इंसॉल्वेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा और फिर आप उससे कुछ भी रिकवर कर पाओगे, पूरा तो रिकवरी नहीं कर पाओगे, है ना. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अगर एग्रीमेंट टू सेल था तो फ्यूचर में गुड्स दिए जाएंगे, है ना. तो उस केस में अगर मान लो एग्रीमेंट टू सेल हुआ है अभी और बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर को क्या करना चाहिए? सेलर विल नॉट डिलीवर यू द गुड्स. सेलर इज नॉट बाउंड टू पार्ट विद द गुड्स. जब तक बायर पैसा नहीं देगा तब तक मैं गुड्स भी नहीं दूंगा. एग्रीमेंट टू सेल में फायदा रहता है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, सेलर गुड्स भी नहीं देगा ना आपको. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो गुड्स दे चुका है वो और बायर इंसॉल्वेंट हो गया प्राइस देने से पहले, तो फिर अब आपको प्राइस ऑफिशियल रिसीवर दिलवाएगा और वो भी पूरी नहीं दिलवा पाएगा. इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, गुड्स सेलर के पास ही रखे हुए हैं, है ना, बायर ने अपनी प्राइस दे दी और सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर गुड्स को दे नहीं रहा है, तो फिर बायर इज ऑथराइज्ड कि वो ऑफिशियल रिसीवर से ये बोले कि ये जो गुड्स है वो मेरे हैं और फिर ऑफिशियल रिसीवर उसको गुड्स देगा सेलर. The buyer becoming the owner is entitled to recover the same from the official receiver or assign. Official receiver उसको goods दिलाएगा buyer को in the event of insolvency of seller. And in case of agreement to sell, the buyer cannot claim the goods but the dividend declared by the official receiver or assign. Goods तो नहीं मांग सकता क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट का ड्यू डेट आने से पहले ही सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर अब परफॉर्मेंस देने से मना कर रहा है तो मना कर सकता है बट बायर को उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा. दिस इज द डिफरेंस. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स याद रखना.
अगर रिजर्व करा है तो जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व ही नहीं करा तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर, उसी टाइम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है ना। देखो क्या बोला गया है, एज पर सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट अनलेस अदरवाइज अग्रीड the goods remains at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer। सही बात है, जब तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है तब तक गुड्स का ओनर सेलर ही है, एंड सेलर ओनर के पास होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों। रिस्क और रिवॉर्ड ओनर का होता है। तो अगर प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर ही नहीं हुई है तो सेलर विल बियर द रिस्क एंड रिवॉर्ड। But when the property in the goods is transferred to the buyer, the goods are at the risk of buyer। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिलीवरी किसके पास है, प्राइस दी है या नहीं दी है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है दैट मींस द रिस्क इज ऑफ बायर, चाहे गुड सेलर के पास पड़े हुए हो, इट डजंट मैटर, बायर का रिस्क है। ठीक है। Does prima facie does रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, ये बात तो तय है कि रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क किसके पीछे भागता है, ओनर के पीछे, जो ओनर है उसका रिस्क है ना। तो प्राइमा फेसी रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी अनटिल अदरवाइज अग्रीड। देखो एग्रीमेंट में क्या लिखा है वो हम बात ही नहीं कर रहे। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हु विल बियर द रिस्क, द ओनर विल बियर द रिस्क। इन अदर वर्ड द parties may in the contract have different stipulation as to the time of passing risk irrespective of what is provided in section 26। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टीज ये डिसाइड कर सकती हैं कि कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ओनरशिप ट्रांसफर होते ही रिस्क ट्रांसफर हो जाए। ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, उसके एक्सेप्शन। मतलब इन केसेस में प्राइमा फेसी प्रॉपर्टी मतलब जो ओनर है उसका रिस्क नहीं होगा। हम क्या बोलते हैं, जो ओनर है उसका रिस्क होगा, बट वी आर रीडिंग सम एक्सेप्शन टू इट। दैट मींस हम वो केसेस पढ़ने वाले हैं जहां पर ओनर होते हुए भी आपका रिस्क नहीं है। जैसे देखिए, दिस रूल ऑफ 26 विल अप्लाई ओनली इफ देयर इज नो एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैरी। मतलब देखो ये जो रूल है, क्या रूल, कि रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ये रूल तभी लगेगा जब कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा हो। अगर आपने स्पेसिफिक एग्रीमेंट कर रखा है बायर सेलर ने कि देखो रिस्क इस दिन पहुंचेगी, इस दिन ट्रांसफर होगी, तो फिर वो लगेगा। बट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ही ये रूल लगता है। It is permissible for the parties to provide in the agreement that although the property does not pass, the risk passes and they may fix the point of time when it is to pass। मतलब ये बोल रहे हैं देखो सबसे प्राइमरी है एग्रीमेंट, तो ये जनरल रूल से ऊपर भी एग्रीमेंट लगेगा। कब, जब एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी कब जानी है, कब रिस्क जाना है, कब क्या होना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है तो वो सर्वोपरि। नेक्स्ट है where delivery has been delayed through the fault of either party, the buyer or the seller, the goods are at the risk of the party at fault as regards any loss which might not have been occurred but for such fault। ये साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे कि याद है आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं फर्नीचर खरीदने गई और वो फर्नीचर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट था, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। तो इधर ओनरशिप का रूल अगर हम देखें तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए एंड साथ में बायर को नोटिस भी दे दे। तो ये काम भी हो गया है ना। दैट मींस ओनर कौन बन गया, बायर। बट अब क्या हुआ, अब बायर सेकेंड डे ही, मतलब जिस दिन उसको फोन आया उसी दिन बायर इसके प्रीमाइसेस में है, सेलर के, बोलता है मेरे को फर्नीचर दे दो, प्रीमाइसेस ही बंद है ना। प्रीमाइसेस ओपन है लेकिन वहां ओनर नहीं बैठा हुआ।
मतलब इतने चक्कर काट लिए बायर ने कि यार मुझे मेरा गुड्स दे दो, लेकिन सेलर के फॉल्ट की वजह से वो गुड्स बायर तक जा ही नहीं रहा, सेलर है ही नहीं वहां पे, है तो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बहुत बिजी है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर फिर पार्टी एट फॉल्ट कौन हो जाती है? सेलर। और अगर मान लो उस केस में गुड्स को कुछ भी हो जाता है तो इट इज द डिफॉल्ट ऑफ पार्टी इन फॉल्ट। ये बियर कौन करेगा फिर लॉस? पार्टी इन फॉल्ट। अगर गुड्स को कुछ भी हो गया तो द लॉस वुड बी बियर बाय सेलर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ओनर बायर था, बट पार्टी एट फॉल्ट विल बियर द लॉस। अगर कोई भी पार्टी, दोनों में से किसी की भी गलती है तो पार्टी एट फॉल्ट विल बियर द। ये बात समझ आई आपको? ये एक्सेप्शन हो गया ना। हमारा जनरल रूल क्या बोलता है कि रिस्क ओनर की होती है, लेकिन यहाँ पर ओनर बायर है बट स्टिल रिस्क किसकी है? सेलर की, बिकॉज सेलर पार्टी एट फॉल्ट है। दूसरा एक्सेप्शन है, if there is a custom in that particular trade that risk does not pass with property, in such a case risk will pass as per the custom। अगर मान लो वहां पर एक कस्टम है, एक एक तरीके से ट्रेंड चला आ रहा है, उस पर्टिकुलर बिजनेस में रिस्क पास एक पर्टिकुलर इवेंट पे ही होती है ना, मतलब ओनर के साथ नहीं होती है, पर्टिकुलर पोजेशन भी देना पड़ता है तभी रिस्क पास होती है, तो फिर उस केस में आपको कस्टम फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट वन इज रिस्क एंड प्रॉपर्टी may be separated by agreement between the parties। Section 40 of the Act also provides that where the seller agrees to deliver the goods at his own risk at a distant place from where they are, the buyer shall, unless otherwise agreed, not take the risk of deterioration in the goods incidental to transit। This will discuss subsequently in the paragraph dealing with delivery of goods। ये बोल रहे हैं एग्रीमेंट करके दे विल ब्रेक दिस रूल कि रिस्क विल फॉलो ओनरशिप। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मान लीजिए कि सेलर अपने रिस्क पे गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बायर की जगह पर, तो फिर उसका रिस्क है, फिर ट्रांजिट में जो भी लॉस होता है वो सेलर का लॉस है, क्योंकि सेलर ने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मेरा लॉस है, मैं आपके गुड्स भिजवाऊंगा आपके घर तक, तो इसका मतलब रास्ते का लॉस किसका हो गया? सेलर का होता है। अब चाहे आप रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल हो चाहे नहीं हो, सेलर ने एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि आई विल डिलीवर यू द गुड्स एट योर होम, तो जो भी रास्ते में लॉस हुआ है वो आपका है, सेलर, बायर का नहीं। ठीक है ना? तो दिस वॉज exception to the rule that risk prima facie passes with property, उसकी एक्सेप्शन। हाँ जी, नहीं करता है, नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स ऑफ द गुड, ये आपने पढ़ा होगा, नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट। आपने एक रूल पढ़ा होगा, नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है नो वन कैन ट्रांसफर what he himself does not have। भाई आप
ओनर ही नहीं हो तो आप कोई चीज कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? ओनली एन ओनर कैन ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल टू द गुड्स। खरीदने गए तो क्या मानते हो कि उनका गुड्स का ओनर कौन है? वो शॉपकीपर है ना? क्योंकि ओनर ही बेच सकता है देखो गुड्स को, एक नॉन ओनर गुड्स सेल नहीं कर सकता। लेकिन हम इस रूल के एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं, मतलब हम पढ़ने वाले हैं ओनर ऑफ द गुड्स। एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट करा हुआ है कि आप राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करा, लेकिन ये बोला है कि ये गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी मेरी है। तो उस केस में आपने चाहे कितना ही राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करा हो, बट स्टिल लॉस विल बी बियर बाय यू, बिकॉज एग्रीमेंट में आपने ये साफ साफ लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी मेरी। अब आते हैं, हम टॉपिक कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स ऑफ द गुड्स। ठीक है, एक बार रीड कर लेती हूँ क्या लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर and who does not sell them under the authority or with the consent of owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had। ठीक है ना? अगर आप नॉन ओनर होते हुए गुड्स बेचते हो तो फिर बायर के पास सही टाइटल नहीं आता, है ना? बट अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे जहां पर अ बायर गेट द गुड टाइटल टू ऑफ द गुड्स इवन इफ ही इज परचेजिंग इट फ्रॉम नॉन ओनर। नॉन ओनर से गुड्स खरीद रहा है, एक सेकेंड होल्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे का। फर्स्ट पॉइंट इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है बिजनेस एजेंट। एजेंट इज सेलिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्या वो ओनर है? नहीं, बट क्या उसने एक वैलिड सेल करी है? यस। इवन अ नॉन ओनर, मर्केंटाइल एजेंट इज अ नॉन ओनर बट स्टिल ही इज मेकिंग अ वैलिड सेल, है ना? तो ये एक्सेप्शन हो गया इसका। रीड करते हैं, देखिए। If a mercantile agent is authorized by the owner of the goods to sell on his behalf, then such sale shall be valid. In such case, the buyer can acquire good title of the goods.
दिस एक्सेप्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. क्या क्या? पहली, the person must be in possession of the goods or document of title of the goods in capacity as a mercantile agent and with the consent of his owner. मतलब वो मर्केंटाइल एजेंट जो गुड्स बेच रहा है उसके पास पोजेशन होना चाहिए गुड्स का, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए, और उसको ये मिला हो विद द कंसेंट ऑफ ओनर. द पर्सन मस्ट सेल द गुड्स व्हाइल एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मर्केंटाइल एजेंट ने जो गुड्स बेचे हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही बेचे हो. The buyer must act in good faith without having any notice at the time of contract that the mercantile agent has no authority to sell. और बायर ने भी गुड फेथ में उससे खरीदे हो विदाउट नोइंग द फैक्ट कि इस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं थी. मतलब अगर बायर को पता था कि इस मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है और फिर भी ये बेच रहा है, तो बायर इनोसेंट नहीं है, फिर वो वैलिड सेल नहीं मानी जाएगी. तो वैलिड सेल कब मानी जाएगी? जब मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स होंगे और वो भी बायर की कंसेंट से होंगे, वो प्रिंसिपल की कंसेंट से होंगे. सेकेंड, मर्केंटाइल एजेंट ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया है और बायर को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मर्केंटाइल एजेंट आउटसाइड द अथॉरिटी काम कर, तो ही वैलिड सेल मानी जाती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल्स. ये एस्टॉपल्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा शो करा थर्ड पार्टी के सामने कि हम ओनर हैं, ऑल्दो वो ओनर नहीं होते हैं, लेकिन सेल वैलिड होती है क्योंकि थर्ड पार्टी ये मानती है कि आप ओनर है. जैसे कि मेरे एक शॉप पे मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है और वो डील कर रहा है कस्टमर से, कस्टमर को भी ये लग रहा है कि यही ओनर है. दैट इज एस्टॉपल. और एस्टॉपल ने जो भी सेल करी है वो एक वैलिड सेल होती है. तो देखिए क्या है. द एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल एस्टॉपल्स. समटाइम्स द रियल ओनर में लीड द बायर by virtue of his conduct or words. मतलब रियल ओनर मतलब कि मैं ऐसा शो करती हूँ बायर के सामने बाय माय वर्ड्स या मेरे कंडक्ट या मेरे एक्शन कि सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, कि जो बेच रहा है वही ओनर है. इन सच केस ही मे नॉट देयर आफ्टर. उसके बाद मैं मना नहीं कर सकती हूँ इस बात से कि ये वैलिड सेल नहीं है, मैं ओनर नहीं थी, आपने पता नहीं किससे कुछ खरीदी. ठीक है ना. तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल इज अ वैलिड सेल. नेक्स्ट है सेल बाय जॉइंट ओनर. एक प्रॉपर्टी है, उसके एक से ज्यादा ओनर है. ठीक है. चार भाई हैं, चार भाइयों की एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी अभी इस भाई के पोजेशन में है. ठीक है. और इस भाई ने बिना अथॉरिटी के, बिना तीनों से पूछे इस प्रॉपर्टी को किसी बायर को बेच दिया. वैलिड सेल है. बट प्रोवाइडेड बायर को ये नहीं पता हो कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है इसको बेचने की. अगर बायर को पहले से पता था कि इस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है इस प्रॉपर्टी को बेचने की, ये तीन चार लोगों की प्रॉपर्टी और इसने अप्रूवल नहीं ली, तो बायर भी इनोसेंट नहीं है और वैलिड सेल नहीं होगी. तो देखो क्या लिखा हुआ. As per section 28, if there are several joint owners of goods, one of them if has a sole possession, एक के पास possession है उस goods का, by the permission of co-owners, then the property in goods is transferred to any person who buys them from such joint owner. In order to apply this exception, following condition fulfill होनी चाहिए. पहली क्या? One of the several owners must be in sole possession of the goods. किसी एक के पास possession होना चाहिए. The joint owner must have permission of co-owners. The joint owner must have permission of co-owners. Possession के लिए भी permission होनी चाहिए co-owners की. Buyer ने goods खरीदे हो good faith में. द बायर को ये कोई नोटिस नहीं हो कि सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है इसको बेचने. अगर बायर को पहले से पता था तो फिर वो, इसका मतलब वो भी इन्वॉल्व है इस कांड में. वैलिड सेल है. देखिए एक बार यहां तक देखिए और पूछिए कोई प्रॉब्लम है तो. 4-5 पॉइंट और बचे, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक भी. फटाफट से देखो यहां तक कोई भी डाउट है तो. 3 पॉइंट्स करवाए मैंने.
हाँ, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तब रायर का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट था जो वॉइडेबल था। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से गुड्स खरीदे और वो भी चोरी के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने, चलो ऐसा करो, मान लो आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए और उधर चेक दे दिया और आपको पता था ये चेक बाउंस होना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। सामने वाली पार्टी जिस दिन लगाएगी चेक और ये क्लियर नहीं होगा उस दिन आपसे रेफ्रिजरेटर ले जाएगी वो। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था और आपने रेफ्रिजरेटर को आपने अपने पास लिया और उसको फर्दर बेच दिया किसी और बायर को, है ना। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने से पहले आपने एक सेल कर दी टू एन इनोसेंट बायर, तो फिर वो वैलिड सेल है अगर इस बायर ने एक्ट करा है गुड फेथ में। तो मतलब इस बायर को भी नहीं पता था कि ये जो मैं गुड्स खरीद रहा हूँ वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खरीदा हुआ गुड्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट रिसाइंडेड कैन ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द बायर। The buyer should purchase the goods in good faith and without notice of the seller's defective title. बस बायर ने वो जो गुड्स खरीदे हो वो गुड फेथ में खरीदे हो और बिना ये पता हुए कि इसका टाइटल डिफेक्टिव था। नेक्स्ट आते हैं सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल मतलब सेलर ने बायर को गुड्स बेच दिए, है ना, बट वो गुड्स अभी भी सेलर के पास रखे हुए, पोजेशन सेलर के पास है। सेल हो चुकी है बट पोजेशन अभी भी सेलर के पास है और सेलर ने इन गुड्स को किसी और बायर को बेच दिया। वैलिड है अगर इसने गुड फेथ में काम किया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 30 इट इज लेड डाउन दैट where a person has sold the goods but he continues in the possession of the goods or the document of title to the goods, he may sell them to a third person, and if such person obtains delivery thereof in good faith and without notice of the previous sale, the person can get a good title to them. In order to apply this exception, the seller must be in possession after sale of goods and there must be delivery or transfer of goods. There must be delivery or transfer of goods or document of title of goods by the seller. सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट आते हैं सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल। ये बोल रहे हैं ये क्या है कि बायर के पास पोजेशन है। सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल वेयर अ बायर हैविंग बॉट or having agreed to buy the goods obtain with the consent of seller the possession of the goods or document of title of the goods, है ना, he can sell the goods to the bona fide transfer if at the time of this sale buyer was not in possession this exceptional। मतलब बायर के पास गुड्स आ गए, पोजेशन बायर के पास है ऑल्दो ही इज नॉट द ओनर। तो बायर ने ये गुड्स किसी और को बेच दिए और किसी और ने भी गुड फेथ में खरीद लिए, तो इट इज अ वैलिड सेल। सेल बाय अनपेड सेलर, अनपेड सेलर इज द वो बंदा जिसको प्राइस का पेमेंट नहीं मिला। तो अनपेड सेलर के पास अगर पोजेशन है गुड्स का तो ये क्या करेगा, इसको रीसेल ही करेगा। सामने वाला तो प्राइस दे नहीं रहा मुझे, बायर प्राइस दे नहीं रहा, अनपेड सेलर मतलब वो बंदा जिसको बायर ने प्राइस नहीं दी है। तो अगर अनपेड सेलर के पास पोजेशन ऑफ द गुड्स है तो वो इसको रीसेल करेगा और वैलिड सेल कंडक्ट करेगा। इसके अलावा पॉनर, पॉनर पॉनी होते हैं प्लेज के केस में। एक बंदा है जिसने अपनी गुड्स को प्लेज पे रखा है ना, पॉनी को, और लोन लिया है।
तो अब ये लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा, तो पौनी क्या करेगा, इसके गुड्स को बेच के अपने लोन का रीपेमेंट करवाएगा। तो क्या वो जो गुड्स बेचे हैं उसका ओनर पौनी था? आंसर इज नो, बट स्टिल एक वैलिड सेल करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बैंक से आपने लोन लिया और सिक्योरिटी गिरवी रखवाई, अब आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे, तो बैंक क्या करेगा, वो जो सिक्योरिटी है उसको बेचेगा। क्या वो सिक्योरिटी का ओनर है? नहीं, लेकिन स्टिल ही इज मेकिंग अ वैलिड सेल। इन द सेम वे ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर एक बंदा है जो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका ऑफिशियल रिसीवर आया, और ऑफिशियल रिसीवर क्या करता है, आपकी सारी एसेट को बेचता है। तो क्या वो ओनर है उस एसेट का? नहीं, बट वो वैलिड सेल करता है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, एक गुड्स मिले मुझे कहीं पड़े हुए, अब वो पेरिशेबल नेचर के थे, मैं ओनर नहीं हूं, बट वो मैंने बेच दिए किसी को और वैलिड सेल कर दी मैंने, तो वो भी हो सकता है। ऐसे कुछ और एक्सेप्शंस और थे, मतलब ये टोटल 7 के बाद आप 3-4 और जोड़ देना, टोटल 11 एक्सेप्शन हो जाते हैं इस नेबर दैट क्वाड नॉट हैबिट के। बेटा बायर के पास गुड्स है, गुड्स का पोजीशन बायर के पास है, और उसने एक, ऑल्दो ही इज नॉट द ओनर, ओनर अभी भी सेलर है, बट पोजीशन उसके पास है, और उसने किसी और को बेच दिया, कर सकता है, वो वैलिड सेल है, सामने वाली पार्टी ने गुड फेथ में खरीदा। ये देखो पोजीशन होगा तभी हो सकता है, अगर पोजीशन नहीं है तो ये पॉइंट ही नहीं आएगा। कल से हम कंडीशन एंड वारंटीज चालू कर देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर लास्ट होगा अनपेड सेलर, आई थिंक, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और फिर अनपेड सेलर। यस, 3 दिन का चैप्टर है मात्र। आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मंडे, ये खत्म हो जाएगा। टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, time of payment, time of delivery is not the essence of the contract. What is essence of the contract is intention of the parties. ठीक है ना, तो यहां तक ही आज करेंगे हम, बाकी का कल करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम, आगे करेंगे कंडीशन एंड वारंटी। आप यहां तक का रिवाइज करिए फटाफट फटाफट। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।